हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था रही है भारत में जिसके थ्रू पुराने टाइम में लोग एक तो अपनी प्रॉब्लम को साझा करते थे, साथ में जो उनकी प्रॉब्लम होती थी उनका सल्यूशन भी निकालते थे, और साथ में अगर कोई भी चीज़ आती थी तो वो मिलजुल करके उनका हल ढूंढने की कोशिश करते थे। मतलब आपस में उन लोग के एक विमर्श भी होता था। विमर्श यानी डिस्कोर्स, जिसकी बात फुको ने भी की है। और जैसे फुको ने बताया कि जैसे जैसे विमर्श बदलता है वैसे वैसे युग बदलता है। जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, विमर्श का मतलब क्या हुआ, थिंकिंग। तो जैसे जैसे वो चीज़ चेंज होती है, वही चीज़ सेम हैबरमास ने भी बोला था कि जो डिस्कोर्स के थ्रू जो एक जो संस्थाएं होती थी वो जो कॉमन मैटर होते थे उनको आगे ले जाती थी, उनका सल्यूशन निकालती थी। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो कि भारत में विद्यमान थी। तो उन्हीं में से एक है पंचायती राज व्यवस्था। एक तरीके की स्वायत्त राजनीतिक प्रणाली थी जो कि राजा का अपना एक होता था, और गांव के राजा कह सकते हो कि यही होते थे, राजा नहीं बट एक मिलजुल करके जो एक प्रणाली होती थी कि आपस में ही मिलजुल करके सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा लो। क्योंकि जैसे अभी आजकल न्यायालय है तो न्याय मिलना बड़ा मुश्किल सा ये हो गया है कि लेट में मिलता है न्याय। तो इसीलिए गाँव में ग्राम पंचायतें होती थी कि लोगों का अगर कोई मैटर है तो उनको टाइम पे डिसीजन मिल सके, टाइम पे उनको न्याय मिल सके। और गांव के लोग अपना मतलब आत्मनिर्भरता बनाए रखते थे कि गांव की समस्या है तो गांव में ही सुलझा ली जाए। तो उनकी समस्याओं का निराकरण, विवादों का निपटारा और एक मिलजुल करके चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें होती थी। नियंत्रणकारी भूमिका भी होती थी जो ये पंचायती राज की जो संस्था थी पंचायतों की। क्योंकि लगभग हर जाति की अपनी पंचायत होती थी और ये एक समग्र पंचायत भी होती थी। तो ये सब एक तरीके से नियंत्रण करती थी। जैसे कोई भी रीति है, कोई भी कस्टम है, तो वो सब पे लागू होता था। यदि कोई व्यक्ति उसको मानने से मना कर रहा है तो फिर पंचायतें उसको दंड स्वरूप या तो उसको आर्थिक दंड देती थी या उसको पंचायत से बहिष्कार कर दिया जाता था। बोला जाता था हुक्का पानी बंद। ये गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये वर्ड बहुत सुनने में आया होगा। तो ये चीज़ होती थी कि उनके यहाँ कोई भी खान पान नहीं करेगा, कोई भी शादियों में नहीं जाएगा, कोई किसी फंक्शन अटेंड नहीं करेगा। और प्लस उनको एक तरीके का दंड के तौर पर आर्थिक दंड भी उनसे वसूला जाता था, यानी कुछ पैसे या समथिंग कुछ भी। तो वो भी एक आर्थिक दंड भी वसूला जाता था। तो नियंत्रण रहता था समाज में, डर रहता था कि अगर हमने ऐसा कुछ किया जो कि समाज के खिलाफ है तो हमें पंचायत के थ्रू दंड मिलेगा। तो प्राचीन काल में ये जो तीन चीज़ें थी, एक तो जाति व्यवस्था, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा पंचायती व्यवस्था, ये ग्रामीण समाज के एक तरीके के आधार स्तंभ थे। ये तीनों पे एक तरीके से कह सकते हैं कि टिकी हुई थी ग्रामीण समाज की पूरी व्यवस्था। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनर्स्थापना से ही संभव है। मगर अगर हम चाहते हैं कि जो गांव हैं उनको ठीक से फिर से उनका पुनर्निर्माण हो तो हमें ग्राम पंचायतों को फिर से उनकी स्थापना करनी ही पड़ेगी। जैसे अंग्रेजी काल में थोड़ा सा ये शिथिल हुए थे ये सारी चीज़ें, तो बाद में जब एक वैधानिक संस्था के तरीके से पंचायती राज की स्थापना की गई तो वो महात्मा गांधी ने उसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। राधा कुमुद मुखर्जी, इन्होंने कहा था कि ये जो ग्राम पंचायतें हैं ये प्रजातंत्र के देवता है। मतलब इनके अभाव में हम प्रजातंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। जनता का शासन, प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ, जनता का शासन। और ये कहीं ना कहीं सत्ता के विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई सुप्रीम है, उसी के हाथ में पूरी सत्ता है। तो ये प्रजातंत्र के देवता राधा कमल मुखर्जी ने कहा था कि ग्राम पंचायतें समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के लिए निर्मित होती हैं, ताकि सब में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार दृढ़ रहे। मतलब एक सामान्य सभा होती है ग्राम पंचायत। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको समझा देती हूँ। जो लोग गाँवों से नहीं है शायद उनको ना समझ आए। एक वर्ड होता है ग्राम पंचायत, एक वर्ड होता है ग्राम सभा। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो,
ये जो ग्राम सभा होती है ये कई गांवों का एक समूह कहलाता है। जैसे 4, 5, 7, 8 ऐसे गांव मिला दिए और कहा गया कि ये एक ग्राम सभा है। इसका एक पूरा एक ग्राम सभा है, ठीक। 4, 5 गांवों का एक समूह, उसको कहते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में गांव के जितने भी मेंबर हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग एकदम से उसमें आ जाएंगे। लेकिन जो ग्राम पंचायत है इसमें सिर्फ उन्हीं मेंबर को काउंट किया जाएगा जो लोग निर्वाचित हैं। पंचायत का मतलब है कि ग्राम सभा के जो सदस्य हैं, जो 18 वर्ष की जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, जो वोटर हैं, जो ग्राम सभा के वोटर हैं, 7-8 गांव के जो वोटर हैं, वो जिनको चुनते हैं प्रधान के तौर पर या पंच के तौर पर, और भी जो भी पद होते हैं उनके तौर पर, वो सब लोग मिलकर के बनाते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत निर्वाचित सदस्यों का एक समूह होता है, जबकि ग्राम सभा ये 7-8 गाँव का या 3-4 गाँव का या 2-3 गाँव का, जितने भी गाँव का, वो तो अलग अलग होता है किसमें कितने गाँव हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़रूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण और आम जन की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए पहले तो एक वैधानिक संस्था नहीं मानी जाती थी, लेकिन फिर 73वां संविधान संशोधन आया 1993 में, और इसके द्वारा भाग 9, संविधान का भाग 9 जोड़ा गया संविधान में, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को माना गया कि ये एक संवैधानिक संस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। कई बार सन पूछ लेता है, कई बार संविधान संशोधन, और कई बार ये सारा डेटा पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है कि कहाँ पे किया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये सन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। इसके बाद किस अनुच्छेद में ये निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए? तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। फिर अब हम देख लेते हैं पंचायती राज संबंधी समितियां। तो जो पहली समिति बनी थी BR मेहता समिति, ये थी 1957 में, शक्ति के विकेंद्रीकरण सिद्धांत पे रही है। ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। त्रिस्तरीय मतलब एक ग्राम स्तर पर, एक क्षेत्र स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति का इन्होंने समर्थन किया था। दूसरी समिति आई थी 1977 में, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत समिति का समर्थन किया था, अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद एक और समिति आई थी PVK रॉय समिति, ये आई थी 1985 में। LM सिंघवी, इसकी एक समिति आई थी 1986 में। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ था, 64वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में, और 73वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये आया था 1993 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि रटना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये फैक्चुअल डेटा हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायतों का महत्व और इसके क्यों ये चीज़ें असफल हो रही हैं, इसके बारे में। तो ग्राम पंचायत, जैसे मैंने अभी समझाया कि ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य 18 वर्ष और ग्राम पंचायत का 21 वर्ष। ये 18 वर्ष के लोग मतदान करते हैं और फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। तो इसमें प्रधान होता है, उप प्रधान और पंच होते हैं। यहाँ पर संविधान के द्वारा व्यवस्था की गई है 33% आरक्षण की महिलाओं के लिए। तो 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है हर बार के चुनाव में। जैसे अभी इस बार इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे ही ग्राम पंचायतों का क्यों गठन किया गया, क्या कार्य है, क्या महत्व है। तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं ये गांव में प्रशासन और न्याय संबंधी कार्य करती हैं।
कोई भी जो सरकारी योजना होती है उसका कार्यान्वयन पंचायतों के द्वारा ही होता है, चाहे वो सड़कें बनवाना हो या कोई अन्य कार्य हो। न्याय प्रदान करना भी इन्हीं का कार्य होता है, कोई भी विवाद हो गया तो पंच प्रधान लोग मिलकर के न्याय करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी ग्राम पंचायतों के जिम्मे होता है, जो गांव में स्कूल होते हैं और जो भी अस्पताल होते हैं उनमें सुचारू रूप से कार्य हो रहे हैं या नहीं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अनिवार्य है, ये सब इनकी देखरेख में होता है। वृक्ष लगाने का कार्य भी ग्राम पंचायतों का होता है। कृषि और उद्योग संबंधी जो समस्याएं होती हैं या जो कार्य होते हैं, क्या क्या नीतियाँ, ये सब कुछ भी ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। और साथ में ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी ग्राम पंचायतों के जिम्मे होते हैं। तो ये तो हो गया इनका महत्व, लेकिन असफल क्यों रही हैं? तो इसका एक जो मुख्य कारण है वो है निरक्षरता। जैसे किसी को भी आपने प्रधान बना दिया या ग्राम पंचायत का सदस्य बना दिया, लेकिन उसको वो शिक्षित नहीं है, तो उसको योजनाओं के बारे में या कैसे विकास करना है या क्या करना है ये सब कुछ पता ही नहीं होगा। दूसरे वोटर जो होते हैं उनके में भी शिक्षा का अभाव है, तो वो भी एक सही प्रतिनिधि चुन नहीं पाते हैं। तो एक प्रमुख कारण है निरक्षरता। दूसरा रीज़न है जातिवाद। जाति के आधार पर आपने वोट दिया और फिर जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो भी सिर्फ अपनी ही जाति का भला करने पे उतारू हो जाता है, तो जातिवाद। और आपस में जातियों के बीच में भी एक जो खुन्नस होती है, तो एक जो कंपटीशन होता है, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। गुटबंदी हो जाती है, जैसे कि कोई भी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बेसिस पे गुटबंदी हो गई, या कुछ भी कास्ट के बेसिस पे अलग अलग गुट बन गए हैं, तो वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उनको कार्यों को आलोचना कर रहे हैं और वो उनके कार्यों को आलोचना कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक रहता है। कार्यकर्ताओं में एक समन्वय का अभाव रहता है। जो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता हैं उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, उनमें समन्वय का अभाव रहता है। और ये रीज़न, ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि उनको एक योग्य नेतृत्व तो नहीं मिल पाता है। जो मैंने बताया ना कि जब प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो एक सही प्रतिनिधि का अगर आपने चुनाव किया है तब तो आप विकास की दिशा में जा रहे हैं, वरना अगर आपने सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं किया है, वहाँ पर आपने इमोशनली या कुछ भी दूसरे रीज़न से आपने चुनाव किया है, तो फिर बाद में वो चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो योग्य नेतृत्व का अभाव होना ये भी एक विफलता का कारण है कि ग्राम पंचायतें सफल नहीं हो पाती हैं। और छठा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि मान लो कि योग्य नेतृत्व भी है और जो नेता है वो शिक्षित भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर आ जाता है कि वित्तीय संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो गांव का विकास करें तो कहाँ से करें? तो वित्तीय संसाधनों का भी अभाव होता है। ये भी एक रीज़न है कि ग्राम पंचायतों में जो उनको कार्य सौंपे गए हैं वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे जो कारण हैं, अगर इनका निवारण किया जाए, जैसे थोड़ा सा गुटबंदी को एक किनारे रख करके, जातिवादी फीलिंग्स को किनारे रख करके अगर गांव के विकास के बारे में सोचा जाए, आपस में समन्वय बना करके एक अच्छा नेता चुना जाए और सही तरीके से वित्तीय संसाधनों का प्रयोग किया जाए, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो ये है थोड़ा सा ग्राम पंचायतों के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।